नमस्कार। अटल कला साहित्य मंच के स्टेज पर आज सभी सम्मिलित होने वाले हमारे आत्मीय जनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज की इस कठिन समय में मुझे जो एक जिम्मेदारी, एक फर्ज निभाने के लिए उपस्थित होना हुआ है, इसके लिए मुझे आज बहुत संबल और आप सबके बहुत सहारे की ज़रूरत है। आप सब समझ ही गए होंगे कि आज इस लाइव सेशन को करने में जितना मेरा मन व्यथित है, आहत है, उतना ही या हो सकता है उससे भी ज़्यादा आप लोग इस पीड़ा से गुजर रहे हो कि आज हम सब एक ऐसे चहेते शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए इस पटल पर उपस्थित हुए हैं कि जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी इस सेशन में जुड़ चुके हैं, आप सब लोग कुछ पलों के लिए अपने अपने स्थान पर एक बार अपने इष्ट, अपने प्रभु, अपने आराध्य से प्रार्थना करते हुए उस महान व्यक्तित्व की आत्मा की शांति के लिए गुजारिश करें। आप सभी का आभार आज इस सेशन में आकर मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता में भगवान कृष्ण का दिया हुआ ये उपदेश हम सबको हमेशा आत्मसात करके चलना है, हमेशा इससे अपने आप को जोड़कर रखना है कि यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ऐसी ही एक और आत्मा की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिन्हें परमात्मा ने अपने चरणों में स्थान दिया है, जो आज वैकुंठ लोक को सिधार चुके हैं। जितनी तकलीफ मुझे आज इस सेशन को देने में आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे और क्या व्यक्त करूं, किन शब्दों में अपने दुख को परोसूं या आप लोगों के दुख को बताऊं। आज हम सब एक ऐसी शख्सियत को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जिन्होंने हमेशा अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से हम सबके दिलों पर राज किया है। आप सबको पता है कि एक खबर जो ऐसी आग की तरह एकदम से आती है और हम सब लोगों को अपनी लपटों से झुलसा जाती है, हमारे परम आदरणीय श्री मुकेश चंद्र श्रीवास्तव दादा की बात हो रही है, जिनके लिए थे कहना बहुत ही कठिन है मेरे लिए। मुकेश दादा, याद आता है मुझे वो समय जब पहले मैं उनको सर कहा करती थी। फोन पर सबसे पहली मेरी उनसे वार्ता हुई और जब मैंने उनको 2-3 बार सर कह के बात की
तो बड़े प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि जया जी, आप मेरी छोटी बहन जैसी हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बड़े भाई का स्थान देंगी। मैंने उसी वक्त उनसे कहा कि हमारे यहाँ बड़े भाई को दादा कहा जाता है, मैं आपको दादा कह सकती हूँ। बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आज से हम आपके दादा हुए। तो ये मुकेश दादा से मेरा पहला जो संबंध स्थापित हुआ था, ये फोन से स्थापित हुआ। और मुकेश दादा तक मुझे पहुंचाने वाले हमारे परम आदरणीय गुरु श्री केवल कुमार जी, जिन्होंने किसी कार्यक्रम के सिलसिले में जब मैंने उनसे वार्ता की कि सर एक कार्यक्रम करवाना है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस कार्यक्रम से जोड़ा जाए, जो कि मेरे लिए असंभव था क्योंकि मैं तब लखनऊ में नहीं रहती थी और लगभग ये 3 या 4 साल पहले की बात होगी। तो केवल सर ने मुझे एक ही नाम बताया और वो नाम आदरणीय मुकेश दादा का था। उन्होंने कहा कि एक बार उनको तुम अपनी पूरी बात बताओ, कार्यक्रम की रूपरेखा बताओ और कैसे चाहती हो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना, उनसे डिस्कस करना और वो तुम्हारी पूरी सहायता करेंगे। यकीन मानिए कि मैंने लखनऊ में राय उमानाथ बली ऑडिटोरियम बुक करवाया था उस कार्यक्रम के लिए। मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस हॉल को भर नहीं पाऊंगी आज। पूरे भारत से कलाकार आए हुए थे, मेरे पास समय नहीं था कि मैं किसी को इनविटेशन देने जा पाती या मैं किसी को पर्सनली फ़ोन भी करके कह पाती। लेकिन हमारे आदरणीय मुकेश दादा की लेखनी में जो दम था, उन्होंने उस ताकत को उस दिन सिद्ध किया और व्हाट्सएप से ही मैसेज करके उन्होंने न जाने कितने ही लोगों को वहां पर उस कार्यक्रम का चश्मदीद बनवाया और पूरा हॉल जो कि भरा हुआ था। और मुझे याद है कि न जाने कितने ही लोग सीट कम पड़ने की वजह से खड़े होकर उस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इन सब का श्रेय जाता था हमारे आदरणीय मुकेश दादा को। मुकेश दादा के लिए कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही है। कुछ शब्द उनके बारे में कहना जरूर चाहूंगी। एक सूरज जो तारों के घराने से उठा, एक सूरज जो तारों के घराने से उठा, है सारे हैरान, क्या शख्स जमाने से उठा। सच बात है कि एक शख्स को शख्सियत बनने में बहुत समय लगता है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे मुकेश दादा ने न जाने कितने ही शख्स जिनको शख्सियत में बदला, जिनका प्रमोशन किया, कलाकारों के लिए मसीहा, कलाकारों के लिए गॉडफादर, एक ऐसे गॉडफादर जो अगर कहा जाए तो कुछ नहीं करते थे। किसी कलाकार की उंगली पकड़ के कभी उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिखाया, कभी किसी कलाकार के लिए किसी से कुछ कहा नहीं। लेकिन हाँ, उनकी लेखनी जिस पर कृपा बरसा देती थी, ये शाश्वत सत्य बन चुका था कि मुकेश दादा जिसके बारे में ब्लॉगिंग कर देंगे, जिसके बारे में भी वो चंद शब्द अपनी लेखनी से लिख देंगे, कला जगत में उसको स्थापित होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में करने के लिए। अभी कुछ देर पहले ही मेरी केवल सर से बात हुई और मैंने सर से कुछ जानना चाहा कि सर आप तो बहुत करीबी उनके रहे, कुछ आप मुझे अगर बताना चाहें। कहते कहते सर भाव विभोर हो गए और सर ने मुझे बताया कि लखनऊ में उदयगंज में जय हिंद चबूतरा के नाम से एक जगह बहुत फेमस है, एक ऐतिहासिक जगह है ये, जहाँ केवल सर का आज भी स्टूडियो है और केवल सर का सारा बचपन वहाँ गुजरा और वहीं साथ में पूरा बचपन गुजरा मुकेश दादा का। सर बता रहे थे कि मेरे पिताजी शाम को उस चबूतरे पे पानी वानी छिड़क कर तैयार कर देते थे कि ये सारे बच्चों को वहां पर खेलने आना है। और मुकेश दादा के शब्दों में अगर कहूँ तो हमेशा उन्होंने बस एक ही चीज कही कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी और यश भारती सम्मानित वरिष्ठ संगीतकार केवल जी मेरे सहपाठी रहे। मेरा बचपन उनके साथ गुजरा और एक दिन बातों बातों में उन्होंने ये भी कहा कि कमला दीदी और केवल सर, अनूप जलोटा सर
ये सब लोग हमारे समाज की निधियां हैं, इन्हें व्यक्ति समझने की भूल कोई ना करे। उस दिन मैंने कहा था कि दादा, इस श्रृंखला में आप अपना नाम क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनसे कहती थी कि मेरे लिए सबसे बड़े सेलिब्रिटी आप हैं। जब मैंने अपने मंच पर उनका सम्मान किया, उस वक्त मैंने उनके बारे में यही शब्द कहे थे कि एक वो शख्स जो अपनी लेखनी से एक साधारण से कलाकार को भी सेलिब्रिटी की संज्ञा दिलवा सकता है, उसको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है, वो खुद अपने आप में कितना बड़ा सेलिब्रिटी हुआ। और यही बात मैंने उनसे कही थी कि दादा, मेरे लिए लखनऊ के सबसे बड़े सेलिब्रिटी आप ही हो। निर्विकार भाव से, निस्वार्थ भाव से, एक जन सेवा के तौर पे वो जो एक मुहिम चला रहे थे लगभग 2-3 सालों से, या मैं और ज्यादा कहूँ 4-5 सालों से शायद, उनकी लेखनी चल रही थी, लगातार चल रही थी, अनवरत चल रही थी, अथक चल रही थी, सिर्फ इसी प्रयास में कि जो भी कलाकार आज नवोदित है, कितनी जल्दी उसको वो मुकाम मिले जहां पर वो प्रतिष्ठित कहलाने लगे, जहां नवोदित का टैग उसको ऊपर से हटे और लोग उसको प्रतिष्ठित कलाकार के रूप में जाने। अनगिनत, मैं नाम नहीं ले पाऊंगी। आज ही मुकेश दादा की मैंने प्रोफाइल एक बार फिर से पूरी राउंड अप करी और सच बता रही हूँ कि मैं गिन नहीं पाई कि कितने कलाकार, कितने बाल कलाकार, कितने वयस्क कलाकार, कितने युवा कलाकार उनकी लेखनी का सहारा पाकर आज अपना एक मुकाम बना चुके हैं, अपना एक नाम बना चुके हैं। और उनमें से कई कलाकार अभी मैं देख रही हूँ जो हमारे इस लाइव सेशन में भी जुड़े हुए हैं, जिन्हें उनका आशीर्वाद साक्षात मिला हुआ है। आज बहुत दर्द हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि कुछ समय पहले मुकेश दादा ने मुझे फोन किया। मैंने अपना लाइव सेशन, यानी जो लॉकडाउन में आजकल लाइव शोज का जो एक ट्रेंड चला है, ये सेशन मैंने बहुत दिए थे। लगभग अक्टूबर से दिसंबर तक कंटिन्यूअस मैंने बहुत सारे शोज, बहुत सारे मंचों पर, बहुत सारे पटलों पर अपने लाइव प्रोग्राम दिए थे। और आखिरी प्रोग्राम जो उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं वरिष्ठ गीतकार, गीत ऋषि श्री संतोष आनंद जी के लिए एक लाइव सेशन दूं, और ऐसा संभव भी हुआ जब मुझे डॉक्टर जय ने फोन करके कहा कि मुझे शैली आनंद जी के साथ संतोष आनंद जी के गीतों पर एक लाइव प्रोग्राम देना है, और मैंने उसको दिया। मुकेश दादा बहुत खुश थे उस दिन। उसके बाद से मैंने कोई लाइव सेशन नहीं दिया था। उसके बाद से लगातार लाइव सेशन मैं छोड़ती जा रही थी। लोग ऑफर दे रहे थे, इनविटेशन आ रहे थे, लेकिन मैं छोड़ती जा रही थी क्योंकि मेरे पास कामों की बहुत अधिकता इस वक्त हो गई थी। दादा ने एक दिन फोन करके कहा कि क्या बात है, आजकल आप लाइव सेशन में दिखाई नहीं देती, बहुत दिन हो गए हैं आपको सुने हुए, लाइव सेशन आपको देना चाहिए। मैंने हंस के उनसे यही कहा था कि दादा, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि आज मुझे देना ही है लाइव सेशन, उस दिन जरूर दूंगी। अभी अपने मन को समझा नहीं पा रही। मुझे क्या मालूम था कि दादा से वो वादा करने के बाद आज वो लाइव सेशन मेरी आत्मा मुझे मजबूर करेगी उनके लिए देने के लिए। और उन्हीं के बारे में, सिर्फ उन्हीं से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए आज मुझे आप लोगों के सामने एक शोक सभा लेकर आना होगा। 3-4 दिनों पहले ही मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें एक साक्षात्कार की सीरीज मैं बहुत जल्दी लाना चाहती हूँ, जो फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोगों को दिखाई देने वाली है। उस लिस्ट में 5वें नंबर पर हमारे मुकेश दादा का नाम है, जिनका साक्षात्कार मुझे मालूम था कि एक एपिसोड में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अक्सर मैं देखती थी कि जब दादा बहाव में आते थे, अपने शब्दों के बहाव में, यानी लिखना हो या बोलना हो, जब कभी अपनी भावनाओं में वो बहते थे तो समय सीमा को लांघ जाते थे। समय अपनी गति को कम करने लगता था उनको सुनने के लिए, उनको पढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी समय तो बलवान है, समय आगे निकलता था और दादा को अपने शब्द रोकने होते थे, बोलने के लिए या लिखने के लिए। और आज समय ने अपनी पूरी ताकत उनको दिखा दी कि आज के बाद उनकी लेखनी से कोई शब्द नहीं निकलने वाला, उनकी वाणी से किसी को आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। अब वो जहां भी हैं वहीं से उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद
हम सबको मिलेगा और अवश्य मिलेगा। मुझसे उन्होंने 14 जनवरी को आखिरी बात की थी। 14 जनवरी को मुझे याद है कि उनका फोन आया था और उस वक्त मैं किसी कार्यक्रम में व्यस्त थी। बहुत शोर शराबा हो रहा था। दादा बहुत ऊंची आवाज करके मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मुझे उनकी बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि दादा आप व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं किसी कार्यक्रम में हूँ। दादा ने पूरी ताकत लगाकर बहुत तेज आवाज में सिर्फ इतना ही मुझसे कहा था कि कभी लखनऊ आइए, समय निकालकर कुछ देर मुझसे बात कीजिएगा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें कहनी है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ आना हुआ नहीं, लखनऊ आई हूँ, कुछ कार्यक्रम भी किए हैं, कुछ मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन अफसोस कि मुकेश दादा को जो समय मुझसे चाहिए था वो मैं नहीं निकाल पाई। कौन सी बात कहना चाहते थे, क्या जरूरी आदेश, क्या जरूरी सलाह मुझे वो देना चाहते थे। अद्भुत इंसान, बहुत पारदर्शी इंसान, बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे, कर्तव्यनिष्ठ। और ऐसे इंसान जब आपके साथ होते हैं तो ना चाहते हुए भी वो आपको बहुत कुछ दे देते हैं, क्योंकि वो आपसे कोई भी बात कर रहे होते हैं, उसमें उनका अनुभव कहीं ना कहीं झलक रहा होता है और वो अनुभव हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मजबूर कर रहा होता है। मुकेश दादा से मेरी केवल 2.5 मुलाकात हैं। 2.5 मुलाकात आप समझ सकते हैं कि 2 मुलाकातें जिनको मुलाकात कहा जा सकता है और एक मुलाकात जो ये कह सकते हैं कि दूर से हमने सिर्फ एक दूसरे को देखा। सबसे पहले जब किसी कार्यक्रम में उनको मैंने देखा तो दूर से ही उन्होंने मुझे हाथ जोड़ा। मैं मंच से नीचे उतर के गई और मैंने परिचय प्राप्त किया। जब उन्होंने बोला कि मैं मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, जो फोन से आपसे मेरी बात हुई थी, ये वही कार्यक्रम था जिसके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा कर रही थी, जिसके लिए मुकेश दादा ने कितनी मेहनत की थी। उमानाथ बली ऑडिटोरियम को दर्शकों से भरने के लिए, मेरा और मेरे कलाकारों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और मुझे पता भी नहीं था कि दादा मेरे सामने हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, उनको धन्यवाद दिया और मैंने कहा दादा आपने आज जो कुछ मेरे लिए किया है ये वाकई मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इतनी छोटी सी बस वो मुलाकात थी। उसके बाद एक मुलाकात मेरी किसी कार्यक्रम में शमीना को लेकर गई थी, वहां पर हुई। उस दिन वो मेरे बगल में बैठे, काफी सारी बातें उन्होंने मुझसे डिस्कस की और उसके बाद आखिरी मुलाकात उनसे, साक्षात मुलाकात जो कहते हैं, वो आखिरी मुलाकात हुई थी पिछले वर्ष की वसंत पंचमी, जब हमारी सुरताल संगम संस्था का वार्षिकोत्सव था और दादा का वहां सम्मान होना था। उस वक्त उन्होंने कार्यक्रम से पहले काफी वार्तालाप किया, काफी चीजों के बारे में मुझे गाइड किया और आगे की बहुत सारी संभावनाओं के बारे में प्रकाश डाला। कोरोना ने बहुत कुछ लिया है। हम प्रकृति की हर मार को सहते जा रहे हैं, हर अन्याय को हम बर्दाश्त करते जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से किसी का चलते फिरते चले जाना बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज सारे दिन में लगभग मेरी 25-30 लोगों से इस विषय पर बात हुई और हर किसी के मुख से एक ही बात निकल रही थी कि यकीन ही नहीं हो रहा, आप कंफर्म कर लीजिए। जब मैंने कमला दीदी का ऑडियो मैसेज सुना किसी ग्रुप पे, वो दुख बयां नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से वो उनके बारे में चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी, और यही हम सबकी स्थिति है। हम सब चाह कर भी ना उनके बारे में कुछ बोल पा रहे हैं, ना उनको कभी हम भूल पाएंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोएगी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोएगी। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। यानी मुकेश दादा जैसे व्यक्ति भूतो ना भविष्यति, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहां तक मुझे लगता है कि मैंने तो आज तक पूरे भारत में भी उनके जैसा काम करने वाला नहीं देखा। एक ब्लॉगर जो अपने बारे में कुछ लिखता ही नहीं, जिसके पास कोई लेख नहीं, जिसके पास कोई समस्या नहीं, जिसके पास कोई विषय नहीं, सिर्फ एक विषय, सिर्फ एक जुनून, सिर्फ एक तपस्या कि किसी भी कलाकार को
ऊंचा उठाने में उनकी लेखनी क्या ताकत लगा सकती है। और जहां तक मुझे लगता है कलम की ताकत का अंदाजा हमारे मुकेश दादा को बहुत अच्छी तरीके से था, क्योंकि उन्होंने अपनी लेखनी उठाने से पहले केवल सर से भी ये बात कही थी कि मैं कलाकारों का प्रमोशन लिख कर करना चाहता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए। केवल सर को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं और बिल्कुल आपको इसमें सफलता मिलेगी और आपकी सफलता से न जाने कितनों को सफलता मिलेगी। और वही हुआ। हम सब चश्मदीद गवाह हैं, हम सब जानते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे भारत में बल्कि विदेशों में भी अगर मुकेश दादा का नाम किसी ब्लॉगर के रूप में आता है तो वो ब्लॉगर के रूप में नहीं, उससे ज्यादा एक तपस्वी के रूप में आता है। एक अनवरत तपस्या उन्होंने की है। जिस दिन से वो लेखनी उठी उस दिन से उस लेखनी ने आराम नहीं किया। उनकी तबीयत खराब होती थी, कितनी भी देर में कार्यक्रम से वापस जाते थे, लेकिन सबसे पहले उस कार्यक्रम के बारे में पूरा डिटेल उनको लिखना बहुत जरूरी होता था, अपना धर्म समझते थे। सुबह होती थी कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर, वहां के कलाकार सो के उठे उससे पहले दादा उनकी तारीफों के पुल, उनके बारे में एक एक चीज, सारी खूबियां, सारी महत्व, सब कुछ फेसबुक पर अपने ब्लॉग पर छाप चुके होते हैं। कितना दिल बड़ा होता था किसी भी कलाकार का जब वो सुबह सुबह दादा उसको लिंक भेजते थे और जब वो उस लिंक पर जाकर देखता था कि अनगिनत लोगों के मैसेज, कमेंट और कितनी सारी तारीफें उनके लिए आ चुकी हैं। ये सब कैसे होता था? ये सब दादा के करने से ही तो होता था, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। एक ऑडिटोरियम में हमने कार्यक्रम करवा लिया, ठीक है, जब हम उसकी पोस्ट डालेंगे तब डालेंगे, लेकिन तुरंत उस चीज को अंजाम दे देना कि दादा जैसे ही महान व्यक्तित्व का काम हो सकता था। उनकी ही मैं कहूँ इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ संकल्प ही था जो उन्हें इतनी ताकत देता था ये सब करने की। क्योंकि उम्र भी अगर कहा जाए तो बहुत मायने रखती है। दादा की उम्र बहुत ज्यादा अगर नहीं थी तो बहुत कम भी नहीं थी। 60 वर्ष की उम्र के बाद, रिटायर होने के बाद ज्यादातर लोगों का ये होता है कि अब आराम करेंगे, लेकिन दादा ने उस उम्र में जाने के बाद ही ये कदम उठाया कि आराम तो अब करना ही नहीं है, अब तो जब तक सांसें हैं तब तक सिर्फ काम करना है। और काम वो भी ऐसा काम जिससे हजारों के काम बन गए। अपने बारे में कभी एक शब्द किसी से तारीफ न सुनना पसंद करते थे, न कहना पसंद करते थे। मंच पर आते ही अगर उनके हाथ में माइक आता था तो सबसे पहले कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर, सबसे पहले वहां के मुख्य अतिथि, सबसे पहले वहां के कलाकार उनके बारे में ही बातें करना शुरू कर देते थे और इतने भाव विवल हो जाते थे कि अक्सर मैंने उनको आंसू पोंछते हुए भी देखा है किसी किसी कलाकार के बारे में बात करते समय। तो दादा के लिए मैंने एक शेर आज पढ़ा और मुझे लगा कि वाकई अक्षरशः ये सत्य साबित होता है उनके लिए। बिछड़ा वो इस कदर कि मौसम बदल गया, बिछड़ा वो इस कदर कि मौसम बदल गया, एक शख्स का जाना सारा शहर वीरान कर गया। आज मैं लखनऊ में नहीं हूँ, लेकिन महसूस कर रही हूँ कि आज लखनऊ की आबो हवा निश्चित तौर पर रो रही है, दादा के नाम पर सिसक रही है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं ये ऐसी क्षति हुई है कला जगत को जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि दादा, मुकेश दादा के जैसा लिखने वाला भले ही दोबारा उत्पन्न हो, कोई कोशिश करके अपने आप को एक ब्लॉगर बनाने की कोशिश कर ले और वो बन जाए, लेकिन लिखने में और महसूस करने में बहुत अंतर होता है। एक लेखनी वो होती है जो सिर्फ लिख डालती है और एक लेखनी वो होती है जो अपने शब्दों को जीवन दे देती है। वो ताकत दादा की लेखनी में थी। ये बहुत अच्छी बात है कि दादा ने इतनी ब्लॉगिंग की है कि हम सब जीवन भर उनके ब्लॉग्स को पढ़कर उन्हें याद करते रहेंगे, उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। उनका एक एक वाक्य प्रेरणा देने वाला होता है। न जाने कितने ही लोगों के बारे में उन्होंने लिखा है, बड़े से बड़ा कलाकार
और छोटे से छोटा कलाकार, उभरता हुआ कलाकार, बिल्कुल जमीनी कलाकार, या मैं ये कहूँ कि वो बाल कलाकार जिन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि वो आज प्रसिद्धि के किस मुकाम पर पहुंच गए। उनके माता पिता ने भी शायद ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन हमारे मुकेश दादा ये गारंटी लेते थे कि अगर मैंने किसी के बारे में लिख दिया तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि उसको फिर दुनिया स्वीकार किए बिना नहीं छोड़ेगी। एक बार दादा से मेरा झगड़ा भी हुआ लेखनी को ही लेकर। हमारे किसी कार्यक्रम में मैंने उनको इनवाइट किया और स्पेशली यही कहा कि दादा, मैं चाहती हूँ कि इस बार मीडिया कवरेज शायद हमें नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे लिए मीडिया आप ही हैं। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे कलाकार आ रहे हैं जिनके बारे में आपको लिखना जरूरी है। दादा कार्यक्रम में थे, दादा ने पूरे कार्यक्रम को महसूस किया, लेकिन रात में पूरा ब्लॉगिंग करने के बाद, यानी पूरा आर्टिकल लिख लेने के बाद भी उन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया। 2 दिन के बाद जब मैंने फोन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने अपने ही किसी मित्र का नाम मुझे बताया और कहा कि उन्होंने मुझे मना किया था जया जी कि मैं आपके कार्यक्रम के बारे में एक भी शब्द ना लिखूं, वरना हमारी बचपन की मित्रता शायद खत्म हो जाती। बड़ी ईमानदारी से उन्होंने मुझे एक एक बात बताई जो वार्तालाप उनसे उनके उन मित्र का हुआ होगा जिनको हमारे कार्यक्रम से कुछ परेशानी हुई होगी। और ऐसे में उन्होंने मना कर दिया उन कलाकारों के बारे में जिन कलाकारों के बारे में मैं चाहती थी कि दादा लिखें, उनका आशीर्वाद उन्हें लगे और वो कलाकार आसमान छू जाएं। जिनमें से एक शबीना सैफी दिव्यांग कलाकार भी होती थी और एक वो बच्चा युवराज वर्मा। आप एक बार पढ़िएगा दादा की ब्लॉगिंग में जाकर, युवराज वर्मा के बारे में दादा ने जो कुछ भी लिखा है अक्षरशः सत्य लिखा है। और जब बाद में मैंने उनसे इस बारे में झगड़ा किया कि दादा, आपने जिंदगी में पहली बार एक स्वार्थ को अपने गले लगा लिया, आपके एक मित्र नाराज ना हो इसलिए आपने मत लिखिए मेरे कार्यक्रम के बारे में। मैं नहीं कहती मेरे कार्यक्रम के बारे में लिखिए, संस्था के बारे में लिखिए, लेकिन उन कलाकारों के बारे में लिखिए जिन्हें वाकई आपके आशीर्वाद की जरूरत है। दादा ने उसके 1 हफ्ते के बाद ही कलाकारों के बारे में लिखना शुरू किया। युवराज वर्मा, शबीना सैफी, सभी का नाम उसमें है। और अनगिनत कलाकार तो मैं देखती थी बच्चों के बीच में ऐसे घिरे रहते थे, बच्चे भी ऐसे उनसे लिपटे रहते थे कि शायद मुझे लगता है कि मतलब ये जो एक किस्मत की बात है कि दादा की भी किस्मत वाकई बहुत बुलंद थी कि बच्चों से लेके बड़ों तक उनको इतना सम्मान, इतना प्यार करने वाले ही हमेशा अपने इर्द गिर्द मिले। आज तक मैंने नहीं सुना कि दादा की खिलाफत में किसी ने एक शब्द भी बोला हो, किसी ने उनकी एक भी बुराई की। लेकिन जो भी हो, दादा से एक शिकायत तो हमेशा रहेगी हम लोगों को, मुझे तो रहेगी, आप सबको भी होगी, कि इस तरीके से आपका जाना हमें अच्छा नहीं लगा। आपको जाना था, सभी को जाना है, हमें आपको सबको जाना है, लेकिन इस तरीके से एक कलाकार का, एक ऐसे इंसान का, एक इतने जीवंत इंसान का चलते फिरते अचानक चले जाना, ये बर्दाश्त नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मैंने दादा का एक लाइव सेशन देखा था जो उन्होंने किसी पेज पर दिया हुआ था और उसमें दादा बाकायदा कैरेओके सिंगिंग कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे बस अंदर से ये लगा कि एक व्यक्ति में कितने गुण हो सकते हैं। इनकी लेखनी इतनी खूबसूरत है और जितने मन से वो गा रहे थे, भले ही सुर ताल का उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन जितना वो उस गीत को महसूस करके गा रहे थे, ये अपने आप में एक मिसाल थी। संगीत से बेहद प्यार करने वाले, संगीत के बेहद गूढ़ जानकार, संगीत के बड़े बड़े लोगों के बीच में उठने बैठने वाले, इतने बड़े बड़े कलाकारों के नाम वो ऐसे लेते थे जैसे हम और आप अपने भाई बहनों के, अपने बहुत सगे संबंधियों के नाम लेते हैं। इस तरीके से एक एक के बारे में आत्मीयता से बताने लगना, एक एक बात इतना डीप में जाके बताना, और कितने उत्साहित होते थे जब वो किसी के बारे में भी बताते थे। एक बार मुंबई गए थे, हमारे परम श्रद्धेय भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी के यहाँ वो गए थे, उनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में शायद गए थे, और वहां से उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा, आपको पता है जया जी, मैंने यहाँ पर अनूप जी से आपके बारे में चर्चा की। मैंने कहा, अच्छा सर, तो मुझे पहचाने नहीं होंगे। उन्होंने कहा, नहीं, बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी और बहुत आपको वो याद कर रहे हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्रणाम उन तक पहुंचाइए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगी। तो दादा के बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, समय भी काफी हो रहा है। आज की ये शोक सभा दादा को एक गीत समर्पित करके करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें शायद मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अप्रिशिएट करते थे। कुछ भी गाओ उन्हें अच्छा ही लगता था। तो मुझे लगता है कि आज भी ये सेशन अगर मैं एक छोटा सा गीत उनको समर्पित ना करूं तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि दादा को शिकायत रहेगी। उनकी एक शिकायत दूर करने के लिए कि आप लाइव सेशन क्यों देना बंद कर दी हैं, उसको दूर करने के लिए आज मैं बहुत अफसोस के साथ उनको ही श्रद्धांजलि देने के लिए इस लाइव सेशन में जुड़ी हूँ, और उसी अफसोस के साथ एक गीत उनको समर्पित करना चाहती हूँ जो शायद उनको भी बहुत पसंद था। आप सबकी तरफ से एक गीत हमारे दिवंगत परम आदरणीय श्री मुकेश चंद्र श्रीवास्तव जी के लिए समर्पित कर रही हूँ। जाने है वो कौन नगरिया, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। मेरे बिछड़े जीवन साथी, साथी जैसे दीपक बाती, मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही जैसे, उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। और देखिए ये जो अंतरा अब मैं गाने जा रही हूँ, ये बिल्कुल हमारे मुकेश दादा के लिए ही जैसे लगता है लिखा गया है। ये बिरहा की रात है ऐसी, जीना माने बात है ऐसी, कल उनको देखा मुस्काते, चलते फिरते आते जाते, ऐसे आने जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। आज के लाइव सेशन में मुकेश दादा के कमेंट्स नहीं आ रहे, नहीं तो आप सब जानते हैं अटल कला साहित्य मंच पर अभी नव मनोनीत पदाधिकारियों में हमारे मुकेश दादा का नाम सुनहरे अक्षरों में राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में रखा गया था। जब मुझसे अध्यक्ष जी की बात हुई तो मैंने यही कहा कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अटल कला साहित्य मंच और इससे जुड़े हर कलाकार के बारे में जिस दिन दादा की लेखनी चलनी शुरू होगी तो इस मंच को और कलाकारों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा।
उनके लिए इससे सुटेबल और कोई पद मुझे सूझ नहीं रहा था, लेकिन उसकी बधाई उनको साक्षात दूं उससे पहले ही वो हम सबसे, मैं ये नहीं कहूंगी कि रूठ कर चले गए, लेकिन हम सबको धोखा देके चले गए, जो कि हम में से किसी को भी विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक गीत और दादा को ही समर्पित कर रही हूँ। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा के हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। हमारे आपके हम सबके चहीते आदरणीय मुकेश दादा, जिनके नाम के साथ दिवंगत स्वर्गीय कुछ लगाने की मेरी इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसा कभी भी मान के नहीं चलूंगी कि वो हम सबके बीच नहीं है। यकीन मानिए, हम में से, आप में से जो कोई भी कहीं भी संगीत की छोटी सी भी महफिल अगर सजाएगा, तो वहां हमेशा वो मुकेश दादा को अपने बराबर में खड़ा पाएगा। हमेशा की तरह वो मुस्कुराते हुए बेस्ट विशेस दे रहे होंगे, हमेशा की तरह वो माइक लेने की कोशिश कर रहे होंगे, मंच पर आकर बोलने की कोशिश कर रहे होंगे,
उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले एक एक कलाकार को अपनी दुआएं भेज रहे होंगे, अपने आशीर्वाद भेज रहे होंगे, उन्हें सातवें आसमान पर देखने की अपनी इच्छाएं भेज रहे होंगे। मुकेश दादा हमेशा हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। कोरोना काल जब भी हमें इजाजत देगा, अटल कला साहित्य मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा होने के नाते मैं आप सब लोगों से वादा करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सकेगा मुकेश दादा के लिए हम अटल कला साहित्य मंच की तरफ से एक श्रद्धांजलि समारोह जरूर रखेंगे। मैंने श्रद्धांजलि समारोह कहा है, आप सोच सकते हैं कि मैंने सभा नहीं कहा, समारोह कहा, क्योंकि जैसे हम सैनिकों के लिए हमेशा कहते हैं कि सैनिक हमेशा अमर होते हैं, वैसे ही मैं कह सकती हूँ कि ये हमारा कलम का सिपाही भी हमेशा हमारे और आपके संगीत के साथ, हमारी कला के साथ, हर कलाकार के साथ अमरता के साथ जुड़ा रहे और अपनी दुआएं, अपने आशीर्वाद हमेशा हम सबको वैसे ही दादा देते रहे जैसे हमेशा देते रहे हैं। सभी आने वाले नवोदित कलाकारों को, सभी प्रतिष्ठित, सभी सुविख्यात कलाकारों को मैं अपनी तरफ से आज बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी लोग आज हमारे साथ मुकेश दादा की इन यादों को संजोने में साथ जुड़े हैं। ईश्वर उनके परिवार को ये असहनीय कष्ट सहने की ताकत दे। आप सबसे निवेदन रहेगा कि जब भी आप लोगों को समय मिलता है, आप लोग कुछ समय के बाद उनके परिवारीजनों से संपर्क जरूर कीजिएगा। अगर कोई जा सकता है तो वो उनके यहाँ भी जरूर जाए, उनके परिवार से मिले और कुछ यादें साझा करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार, कला जगत का एक बहुत बड़ा परिवार जो मुकेश दादा अपने पीछे खड़ा करके गए हैं, हम सब कलाकारों को उनके परिवार के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। उनका हर सुख दुख हमारा होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जाते जाते एक बार फिर आप सब लोगों से निवेदन कि लाइव सेशन के बाद भी 2 मिनट का मौन रखकर आप लोग हमारे मुकेश दादा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। वो जहाँ रहें सुखी रहें, प्रसन्न रहें और अपनी प्रसन्नता हम सब पर बरसाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।